अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज इस्लामाबाद से हमें बड़े खुशगवार हैरत के मनाज़िर देखने को मिले जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2-2.5 घंटे तवील एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है मुख्तलिफ शोबों के अंदर अब तक, और आगे क्या उनका प्लान है, हिकमत अमली है हुकूमत के बाकी जो दिन हैं उनके लिए। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ तालीम, ना सिर्फ हेल्थ केयर, दीगर जो आवाम की बेहतरी के लिए चाहे वो तरक्याती मंसूबे हों या इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो क्या क्या कर रही है, आदाद शुमार भी उन्होंने बहुत सारे शेयर किए। बिलावल साहब ने इस्लामाबाद में बैठ के जो प्रेजेंटेशन दी है, इसकी रेलेवेंस, इसका मकसद और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसमें दावे किए गए हैं बहुत बड़े बड़े, वो किस हद तक दुरुस्त हैं। अपने तज्जियाकारों ज़रा इसके ऊपर आज बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी जमा खाते रखें कि ये एक ऐसे माहौल के अंदर प्रेजेंटेशन आई है जहां पर हमने अभी कल ही बिलावल का बयान सुना कि वो शिकवा कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं जो कि सिंध में उनके कामों को बुनियाद बनाकर कुछ शायद सिंध के ऊपर हुक्मरानी चाहते हैं या चाहते हैं कि सूबे का कंट्रोल इस्लामाबाद को मिल जाए। बहरहाल क्या ये दावे दुरुस्त हैं बिलावल साहब जो आज प्रेजेंटेशन में सामने लेकर आए? इसका मकसद क्या है सब कुछ जानते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आप तो आज इस प्रेजेंटेशन में मौजूद भी थे, बड़ी तवील ये प्रेजेंटेशन। दावे तो आप बताएंगे आपके उसके ऊपर क्या टेक अवेज थे, लेकिन मकसद क्या आपको लगा? ये बड़ा मुनफरिद था कि एक हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के इस तरह से प्रेजेंटेशन दे रही है अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक। जी अलीना, लेकिन सबसे पहले मैं इससे शुरू करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल एक बहुत अच्छी एफर्ट है, क्योंकि हम भी देखें रिपोर्ट कार्ड में बैठ के बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन मौजू हमारा हार्डली कभी डेवलपमेंट या गवर्नेंस के मामलात होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखें मरियम नवाज साहब जो काम करी है उसकी वजह से एक डिबेट शुरू हुई है कि सियासी जमातों ने या हुकूमतों ने परफॉर्म करना है, डेवलपमेंट करके दिखानी है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन ज्यादातर वक्त सियासी जमातों का, हुकूमतों का किसमें गुजरता है? बयानियां बनाने में, सियासत में, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे इस चीज की खुशी हुई कि पीपल्स पार्टी को ये रियलाइजेशन है कि हम एक सूबे में अगर हुकूमत कर रहे हैं पिछले 17 साल से, तो उसमें हमने कितना काम किया है, गवर्नेंस डेवलपमेंट कितनी हुई है, आगे क्या हो सकती है, उसको एक शोकेस करने के लिए उन्होंने इसको जरूरी समझा कि वी हैव टू टेल द पीपल कि हमने क्या काम किया है। वरना तो सियासत तो होती रहती है, सियासी बयानबाजी, और ये तो हम देखते रहते हैं। तो मुझे इस चीज से पर्टिकुलरली खुशी हुई कि हुकूमत अपने काम को संजीदगी से बताना चाह रही है कि हमने क्या काम किया। उस पर ऑब्वियसली राय लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, मकसद क्या था? उन्होंने एक तो बहुत ज्यादा डिटेल में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सब पे बड़ा उन्होंने डिटेल में बात किया। लेकिन मकसद जो है मेरे ख्याल से वो आखिरी जो है 2 से 3 मिनट की उनकी तकरीर में था, जिसका भी आपने भी हवाला दिया कि कुछ लोग शायद चाहते हैं सिंध की हुक्मरानी करना। तो चले पहले उसी पे बात कर लेते हैं। जो तमाम तफसीलात उन्होंने बताई, तो आखिर में उन्होंने जो बात कही ना, वो मेरे ख्याल से बड़ी मानी खींच थी। उन्होंने कहा कि देखें, स्लाइड्स उन्होंने दिखाई कि जो सिंध का रेवेन्यू बोर्ड है उसमें ऑब्वियसली जो एक मेजर टैक्स कलेक्शन का काम होता है सूबे के जिम्मे, वो होता है कि जो सर्विसेज पे जो टैक्स होता है, जीएसटी जो होता है, गुड्स का जो जीएसटी होता है, वो तो एफबीआर कलेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं था, वफाक में था, तो सिंध से जो है वो तकरीबन आई थिंक 16 अरब रुपए उन्होंने कहा कि इकट्ठा होता था सर्विसेज टैक्स ऑन जीएसटी ऑन सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि 2011 में जब ये सिंध हुकूमत को जिम्मेदारी मिल गई या तमाम सूबों में ये जो है चला गया मामला, तो फिर उसको हमने एक साल में 16 अरब से कर लिया 28 अरब। और वो कहते हैं कि आज जो है सर्विसेज टैक्स हम इकट्ठा जो कर रहे हैं वो 300 अरब से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जब ये एक चीज साबित हो चुकी है कि सूबे बेहतर कलेक्शन कर सकते हैं, तो एफबीआर को चाहिए कि वो जो गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसकी जिम्मेदारी भी प्रोविंसेस को दे, और प्रोविंसेस को टारगेट दे, क्योंकि प्रोविंसेस उनसे बेहतर, यानी कि फेडरल से बेहतर वो है टैक्स कलेक्शन करके दिखा सकते हैं। और फिर उन्होंने बुनियाद बनाई इस चीज को कि कहा जाता है कि जो वफाक है उसके पास फिस्कल स्पेस बहुत कम रह जाती है, तो लिहाजा एनएफसी को तब्दील करें और सूबों का शेयर कम करें। तो वो कह रहे हैं कि सूबों को क्यों आप पिनलाइज करना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, जब सूबे वफाक से बेहतर परफॉर्म करें टैक्स कलेक्शन में, तो बजाय इसके कि आप सूबों का शेयर कम करें, आप जो गुड्स पे जीएसटी इकट्ठा होता है उसकी जिम्मेदारी भी, टारगेटेड जिम्मेदारी आप दें सूबों को, और वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे जिससे आपको अपनी फिस्कल स्पेस मिलेगी। तो ये आखिर में जो उन्होंने बात की है, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है
एक डायरेक्ट फेडरल हुकूमत को पैगाम है कि 28वीं तरमीम में जो आप एक फॉर्मूले की तब्दीली के लिए जा रहे हैं, आप कुछ जिम्मेदारियां सूबे पे डालना चाहते हैं या फॉर्मूला ओवरऑल चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप ना करें। आप सूबों को जिम्मेदारी दें, सूबे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एफबीआर के मुकाबले में। तो ये उनका आखिर में जो क्रक्स था। लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो गवर्नेंस में बात की, मेरे ख्याल से हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे बड़ा काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जो छोटे शहर है वहां पे भी हमने देखा है कि अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बने, और ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बड़ी ज्यादा थी। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, एक चीज जिसकी मैंने देखा है कि लोग तारीफ करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी भी खासतौर पे करती है कि जो मंसूबा सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रही होती है उसकी हमने कामयाबियां देखी हैं, जिसमें एक ऑब्वियसली कोल का जो प्रोग्राम है इनका थर कोल का, उसमें अच्छा खासा उन्होंने अचीव किया है। वो कहते हैं कि लेकिन जो खुद काम करने जा रहे हैं तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आते हैं। अच्छा, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो, देखिए हमें तो एक ये ओवरऑल देखना है कि इस पे कितना सिग्निफिकेंट असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट जो है सिंध में खासतौर पे थर के इलाकों में बहुत ज्यादा था, उसमें हमें कमी पाई है। लेकिन आज भी आप देखें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है बहुत ज्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन, चाहे आप यूनिवर्सिटीज बना लें, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के हालात ओवरऑल सिंध में इतने बेहतर रही हैं। आपने अस्पताल बनाए हैं लेकिन हेल्थ केयर ओवरऑल सिस्टम जो है क्या उसके बेनिफिट्स उस तरह लोगों को मिल रहे हैं? आप कराची में सिर्फ देख लें, कभी जिना हॉस्पिटल जाके या किसी और सिविल हॉस्पिटल जाके वहां पे आपको नजर आएंगे कि लोगों की तकलीफें हैं। तो वो इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बनाने से भी आपने ऑब्वियसली कुछ बेहतरी तो की है, लेकिन अभी तक सबके लिए हेल्थ की जो सहूलतें हैं वो इतनी आसान नहीं है। फिर ऑब्वियसली जब भी आप शहर को देखते हैं, पाकिस्तान में कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे लाहौर में कितनी डेवलपमेंट है, सियालकोट में, फैसलाबाद में, उससे जब आप कंपेयर करते हैं सिंध के किसी भी शहर को, तो सिंध उसमें बहुत पीछे नजर आता है। कराची में तो जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि यार ऐसा लग रहा है किसी वॉर जोन में आ गए, क्योंकि कोई 100 मीटर की सड़क भी आपको ऐसी नहीं नजर आती जिसपे कोई पैचेस ना हो, जिसमें खड्डे ना हो, जिसमें कोई बंप ना हो। तो गटर के मसाइल आपने देखे हैं कि खुले हुए होते हैं। अच्छा, पानी इतना बड़ा मसला है, कितना बड़ा शहर है। अब देखें दूसरी चीजें तो पीछे रह जाती हैं। हम अभी कुछ अरसे पहले तक ये बात कर रहे थे क्या सेहत और तालीम जरूरी है, लेकिन अब बंदा सेहत और तालीम को भी लगता है कि वो भी पीछे चले जाते हैं जब आपको ये मालूम होता है कि शहर में, कराची शहर में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और अगर ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि देखें हमारे पास जो सप्लाई है उसमें 50% का शॉर्टफॉल है, तो 50% का शॉर्टफॉल तो ये है कि अगर आधे कराची को एक दिन पानी मिल रहा है तो दूसरे आधे कराची को अगले दिन मिलना चाहिए, फिर अगले दिन आप ऑल्टरनेट बेसिस पे आधे कराची को पानी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ऐसे इलाके जहां पर पानी सालों तक नहीं आता, कुछ इलाके ऐसे महीनों तक भी नहीं आता। मतलब डीएचए में आप देख लें वहां तो पानी का है ही नहीं सिस्टम कोई, आपको टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे आपको टैंकर्स मंगवा के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स बड़े डीप रूटेड हैं इसमें। जैसे बिलावल साहब ने आज कहा कि लोग कहते हैं कि सिंध में जो है ना उसको देख के कहते हैं कि देखें जो ग्लास इज हाफ एम्प्टी, मैं आपको बताऊंगा कि ग्लास इज हाफ फुल। तो कुछ लोग आज जो हमारी इस तकरीब के बाद जो मुलाकात हुई, तो कुछ लोग जो कराची से ज्यादा वाकिफ नहीं, वो कहते हैं या सिंध बहुत ज्यादा नहीं जाते, वो कहते हैं कि यार ये हमें नहीं पता था कि इतने अस्पताल बन चुके हैं या इतने एजुकेशन सेंटर बन रहे हैं या सोलर पे इतना काम हो रहा है। तो दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप जो आज उन्होंने फैक्ट्स बताए, उन फैक्ट्स से तो आप डिसएग्री नहीं कर सकते। ये तो फैक्ट्स है कि ये काम हुआ है, लेकिन इज दैट इनफ? क्या एक हुकूमत जो 17 साल तक हो उसके लिए ये काम काफी है? उसका मेरे ख्याल से जवाब हम सबके सामने कि काफी नहीं है। आपने बहुत कुछ करना है अभी भी। जैसे मैंने कहा हेल्थ सेक्टर में आपने डेवलपमेंट कर ली, चीजें कर ली, लेकिन अभी तक लोगों को इतनी आसानी से वहां पे हेल्थ की स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन सहूलतें नहीं मिल रही होती हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल बहुत ज्यादा है। तो क्या जो इंसान की जिंदगी बेहतर हो रही है? मेरे ख्याल से इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है कि जितने काम कर रहे हैं उससे जिंदगी उस लिहाज से बेहतर हो रही है। मेरे ख्याल से बहुत पीछे है। आई थिंक ये बड़ा अहम पॉइंट है। आई थिंक ये बड़ा अहम पॉइंट है। और जिस तरह आपने अभी बात की ना कि फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स आज उन्होंने इतने ज्यादा पेश किए, क्या वो ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेके आना चाहूंगी। आज बहुत से हमने नंबर, स्टैट्स, फिगर्स देखे, बिलावल साहब ने स्क्रीन के ऊपर पेश किए, उससे तो ऐसा लगता है सिंध बहुत तरक्की कर रहा है। क्या वाकई में सिंध की जो आवाम है उसको ये सारे समरात मिल रहे हैं? देखिए, असल चीज़ होती है कि किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। एक तो तरीक़ा ये होता है जो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी, और जिस तरह शहजाद कह रहे थे, अच्छी बात है कि एक कंपटीशन नज़र आता है बिटवीन डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नेंस के हवाले से सिंध पर बड़े सवालात हैं कि अच्छी गवर्नेंस सिंध में होती है नहीं होती। जो एक चीज़ का ख्याल हमें देखना चाहिए वो ये कि सिंध में पिछले 17 साल से हुकूमत है सिंध की। तो जो हम फैक्ट्स फिगर्स बताते हैं, अगर हम 17 साल के सामने रखें तो उससे अंदाज़ा होता है जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ।
यानी इवन हेल्थ केयर में अगर आप देखें 17 साल, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आप जो बड़े बड़े गवर्नमेंट बहुत से हॉस्पिटल्स बने हैं, बहुत इम्प्रूव्ड हैं सिचुएशन, जो NIVCD है या SIUT है, ये वो इदारे हैं जो वाकई जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए वो अक्सर मिसाल गम्बर्ट हॉस्पिटल की दी जाती है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल्स हैं उनकी हम कंडीशंस देखें तो वो हमें नहीं अच्छे नज़र आते। आप जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएं, आप अब्बासी शहीद चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, आप लियाकत मेडिकल जामशोरो चले जाएं, आप चांद का मेडिकल चले जाएं, जो ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और उसमें सिर्फ कोई ख़ास शोबे की वजह नहीं होती। जैसे OPD है, OPD में अगर इन सारे अस्पताल देखें तो लाखों लोग रोज़ाना आते हैं, और बिल्कुल ये आम आदमी का हॉस्पिटल है, ये कोई प्रिविलेज क्लास के लोगों का हॉस्पिटल नहीं है। तो इसमें जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके की चीज़ें अभी तक नहीं है। एजुकेशन में ले लें, एजुकेशन में कितने लोग अभी भी स्कूल जाने की एज में हैं लेकिन स्कूल एजुकेशन नहीं अवेलेबल। उसमें हम देखेंगे क्या स्कूल्स जो हमारी स्कूल का स्टैंडर्ड है वो क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्पीट कर रहा है, तो जवाब नफ़ी में हमें मिलेगा। इवन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर अगर हम देख लें तो कोई भी हमारी सिंध की यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल उसमें एरिना में नहीं एग्जिस्ट करती, जबकि एक ज़माने में होते थे। मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी होती थी। तो अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, और फिर यही है कि यही नहीं, ट्रांसपोर्ट देख लें, जो मिनिस्ट्रीज़ 18वीं तरमीम के बाद मिली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, उनकी कारकर्दगी जो है वो कैसी रही है उसको हम, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि आप उनसे वो मिनिस्ट्री छीन लें, आप 18 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दें, ये इसका हल नहीं होता। क्योंकि जब वो विफाक के पास थी तो उसकी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी थी? विफाक की परफॉर्मेंस भी उतनी पैथेटिक रही थी उसमें। तो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स से ही करना है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल करते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो सिचुएशंस अगर आप खुद बिलावल भुट्टो जाएं, आम आदमी के दरमियान जाएं और ख़ुद पूछें उसमें कि वहाँ के स्कूल्स के क्या हालात हैं, और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, उनके क्या हालात हैं, कितने हालात बेहतर हुए हैं या वो है। तो अगर आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी तो जाहिर है कोई भी प्रोपेगेंडा, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हो, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर आम आदमी की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, अगर अच्छी गवर्नेंस लोगों को नहीं नज़र आएगी, अगर ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड होते नज़र आएंगे उसमें, अगर सड़कें इसी तरह टूटी फूटी नज़र आएंगी लोगों को, और ख़ुद बिलावल भुट्टो, मैं सजेस्ट करूँगा कि बिलावल भुट्टो शुड ट्रैवल बाय रोड। आप पंजाब से सिंध में दाखिल हो, आपको फ़र्क पता चल जाता है, आप आ जाएं उसमें आपको पता चल जाएगा उस चीज़ में। तो ये इसमें तनकीद का पहलू नहीं है, इसमें तामीर का पहलू है। चीज़ें सीखता है आदमी, जहाँ इम्प्रूवमेंट कम होती है वहाँ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा, आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक कंपटीशन की वजह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हुई हैं कुछ। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर मैं उसका वो देखूं कि 17 साल बहुत होते हैं चीज़ों को बहुत बेहतर बनाने के लिए, तो उसको अगर सामने रखें तो शायद गवर्नेंस के मामलात और बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां आज भी मसाइल उसी तरह जू के दू खड़े हुए हैं। सर, आपने तो नेशनल हाईवे या हाईवेज़ पर ट्रैवल करने का कहा ना, बिटवीन सूबों के, लेकिन कराची की सड़कों पे तो ट्रैवल करते ही होंगे सर, वहाँ पे इतने खड्डे हैं, वहाँ का भी नहीं नोटिस लिया जाता। मैं चूँकि इसको कराची से स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बात की। आई एम श्योर उधर भी अगर चले भी जाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो उनको रिपोर्ट देने वाले होते होंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, यहाँ पर मसले मसाइल हैं, यहाँ पर पैचेज हैं। लेकिन ये कराची की, मतलब शहर की सड़कें तो एक कॉन्स्टेंट मसला है ना, यहाँ पे तो ट्रैवल करते हैं। अभी पीछे भी बिलावल साहब आए हुए थे, अभी तो मुझे ट्रैफिक भी माशाल्लाह 2-4 घंटे उन्होंने बंद रखा। मुझे किसी और ने नहीं, मुझे नूरुल हुदा शाह साहिबा ने बताया कि जब वो मुल्तान से, पिछले साल की बात है, तो उन्होंने कहा जब मैं मुल्तान से, वो सखर में लिटरेचर फेस्टिवल था, तो वो गालिबन मुल्तान में गई हुई थी, तो वो कहने लगी मुल्तान से जब मैं सखर में आई तो मुझे फ़र्क पता चल गया। अच्छा जी, भट्टी साहब, सर अगर ऐसा ही है कि अवाम की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा या अवाम
खुश नहीं है तो फिर इतने अच्छे नंबर्स कैसे हैं? क्या आप समझ रहे हैं बिलावल साहब के दावे दुरुस्त हैं या कारकर्दगी के एटलीस्ट उन पर प्रेशर बढ़ रहा है? अब पहली बात तो ये है मैडम शेख कि क्या बदनसीबी है कि ये भी तारीफ करनी है कि बिलावल भुट्टो ने आज अपने 2-2.5 घंटे दे दिए। माशाल्लाह जी, कुर्बान जाऊं जी, आपने सब 2-2.5 घंटे दे दिए और जो हमारा खून निचोड़ लिया है आपके प्रोटोकॉल्स ने, आपके गाड़ियों ने, आपके पेट्रोल ने, आपके इन सारी चीज़ों ने। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अपनी नस्लें दे चुके हैं आपको। आप 2 घंटे दे दिए हैं तो कमाल कर दिया आपने। 17 साल क्या, इनको 70 साल भी मिल जाएं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम शेख, 17 साल से तो सिंध में हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की। भुट्टो साहब भी हम पर हुकूमत कर चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी 2 मरतबा हुकूमत कर चुकी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हुकूमत कर चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ भी हुकूमत कर चुके हैं। इस बार मुस्लिम लीग नून के साथ ये इत्तेहादी हैं। सदर जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदारत भुगता रहे हैं। मैं आसफा भुट्टो साहबा के खातून अव्वल और बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा की छोड़ दीजिए वो बात। आदादो शुमार के तो बादशाह हैं मैडम शेख ये लोग, कागजी कार्रवाइयों के तो ये बादशाह हैं। पहले मुझे बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर हुई, जिसका दर्द अब जाग गया है। ये 2 क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आने की बातें हो रही हैं और उसमें नए सूबों की बात हो रही है, उसमें 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम की बात हो रही है, पैसों में कटौती की बात हो रही है, इसलिए 2 घंटे दिए हैं। ये कोई अवाम के या सिंध के दर्द में 2 घंटे नहीं दिए। और मैडम शेख, 8 अप्रैल जैसा मैं कह रहा था 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर हुई, 15 साल हो गए। आपने मुफ्त तालीम देनी थी, सिंध के बच्चों को सारों को मुफ्त तालीम मिल रही है। आपने मुफ्त सेहत की सहूलतें देनी थी, सारे सिंध के बच्चों को, सारे सिंध के लोगों को मुफ्त सहूलतें मिल रही हैं सेहत की। आपने सूबाई फाइनेंस कमीशन के इजलास बुलाने थे और शहरों को देख कर के किस शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है उनको बजट एलोकेट करना था। आपने कर दिया। आपने एक बेस्ट बल्दियाती निज़ाम देना था, जो मरकज़ ने आपको इख्तियारात दिए थे मुंतकिल करने थे, आपने कर दिए। क्या कराची का ये जो बल्दियाती इलेक्शन था ये फेयर था? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब जो असली मेयर हैं कराची के, और बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं, अभी इस इलेक्शन मंशूर में आपने वादा किया था बिलावल साहब कि तनख्वाहें डबल कर दूंगा। सिंध की हो गई डबल तनख्वाहें और 300 यूनिट भी मुफ्त कर दूंगा, हो गई बिजली मुफ्त। गरीबों, बेज़मीनों, मेहनत कशों को रेशी मकान दिए जाएंगे, कितनों को मिले हैं? स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराम करेंगे, कितने खा रहे हैं मुफ्त बच्चे स्कूल खाना खा? हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड। और बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं, 1970-71 में आपके नाना रोटी कपड़ा और मकान के ख्वाब बेच रहे थे, आज 2025 में आप रोटी कपड़ा और मकान के ख्वाब बेच रहे हैं। सिर्फ लड़काना को मुझे बताएं कि रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है सिर्फ लड़काना के लोगों को। और मैडम शेख, अभी मैं 3 रिपोर्टें पढ़ रहा था सिंध की तालीम पर जी, जिसमें BBC की भी रिपोर्ट थी। पुराना तर्ज तालीम, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी, घोस्ट असातिज़ा का तरबियत याफ्ता ना होना, सियाजी समाजी बेसी पता क्या वो है कि एलीट क्लास के पॉलिसी मेकर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते ही नहीं हैं। जो थोड़ा सा वेल ऑफ है या जो सियासत में है या जो है वो तो इधर आते ही नहीं है। अच्छा, फिर मेरिट पर असातिज़ा का ना आना, 60% स्कूलों में साफ पीने का पानी ना होना, बाथरूम नहीं, खेल के मैदान नहीं। फिर बिलावल भुट्टो साहब मुझे बताएं यार, खुदा के लिए किसको बेवकूफ़ बनाते हो? सिर्फ कराची को आप पानी नहीं अभी तक दे सके, सिर्फ कराची। 35 साल से आप और MQM ने कराची पे राज किया और क्या दिया कराची को? भत्ते, तावान, कत्लो गारत और ये टूटी सड़कें। और एक बारिश आ जाए तो फिर आपको कहना पड़ता है कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। और फिर बिलावल भुट्टो साहब मुझे ये बताएं कि आखिरी बार वो कब किसी 2-3 मुझे बता दें, 3 दौरे उन्होंने सरकारी स्कूलों के किए हों आखिरी बार। और मुझे बता दें कभी वो किसी सरकारी अस्पताल में वो या जरदारी साहब लेटे हों, जाकर उन्होंने खुद इलाज करवाया हो। मैडम शेख, अभी मैं पढ़ रहा था कि ठट्ठा और बदीन पानी की कमी और नमकीन ज़मीन की वजह से वीरान हो रहा है।
और अभी हम चंद माह पहले बात कर रहे थे कि मरने से पहले दवाई नहीं है, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं है। करप्शन का हाल मैं छोड़ देता हूं, वो छोड़ दीजिए जो सिंध में हो रहा है। आपको बिलावल भुट्टो साहब, मेरी आखिरी बात, आपको क्यों लगता है कि जब भी कोई ऐसी बात हो जो सारे सूबों पर अप्लाई होनी हो, वो आपके सिंध पे डाका पड़ गया है? आपको 26वीं 27वीं यानी तरमीम अदलिया पर डाका नजर नहीं आया? आपको इस 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का डाका नजर नहीं आया? आपको मखसूस नशिस्तों का डाका नजर नहीं आया? आपको इलेक्शन एक्ट में तरमीम धांधली पर डाका नजर नहीं आया? आपको नैब तरमीम, वो सारे जो चोर सारे मुबैना तौर पर थे सारे बच गए, वो एहतसाब पर डाका नजर नहीं आया? मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, आपको डाका नजर नहीं आया? सिंध कार्ड, सुबाइयत कार्ड, अब ये पुराना हो गया है यार। हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ये खेल 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 के तंग आ गए हैं। अब ये करना पड़ेगा, या आपको 15 साल हो गए, आप नहीं डिलीवर कर सके, आप नहीं परफॉर्म कर सके, आप नहीं लोगों तक पहुंचा सके, आपकी जमहूरियत जाली निकली है, आपके नारे सिर्फ कागजी नारे हैं। अब इन प्रेजेंटेशंस का कुछ नहीं होता। और ये खुश नसीबी है बिलावल भुट्टो साहब की, आखिरी बात, कि यहाँ परफॉर्मेंस पर वोट नहीं मिलते, यहाँ परफॉर्मेंस पर एहतसाब नहीं होता, वरना सिंध में आज पीपल्स पार्टी कहीं भी नजर ना आती। वैसे ही सुकड़ सुकड़ के सिंध में आ गई, लेकिन कहीं भी नजर ना आती। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं उसके। वेलकम बैक। शहजाद साहब, क्या वाकई ये कागजी कार्रवाई इसको कहा जाए, ये जो आज हुआ है, क्या इसका कोई हासिल वसूल नहीं, अलावा इसके कि सिर्फ इनसिक्योरिटी थी बिलावल साहब की सिंध हुकूमत को लेकर जो बातें चल रही हैं, या 18वीं तरमीम को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी, क्या कोई कारकर्दगी का प्रेशर नहीं बढ़ रहा जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे हैं? देखिए, इसकी टाइमिंग और इस्लामाबाद में ये करना और सबको प्रेजेंट करना, ये मामला ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑब्वियसली लगता है कि 28वीं तरमीम से जुड़ा हुआ है। और जैसे उन्होंने जो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा कि बजाय इसके कि सूबों को पनिश किया जाए, सूबे से आप मदद दें, सूबे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे तो बड़ा क्लियर एक मैसेज था कि क्यों उन्होंने ये जो है तकरीब रखी और क्यों वो परफॉर्मेंस में बात करें। बट एज ए सेड, मुझे तो खुशी है कि एटलीस्ट आके डिस्कस तो करें ना, ये एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पे डिस्कस तो हो ना कि आपने परफॉर्म क्या किया है, एंड लेट द पीपल बी बेस्ट जज कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया है। अब जो ये भट्टी साहब बात कर रहे हैं, आपने सवाल किया कि कागजी कार्रवाई, अस्पताल बने हैं, वहां इलाज हो रहे हैं, कितने अस्पताल है, कितने बेड है, कितने स्कूल है, ये नंबर्स पे तो आप ऑब्वियसली एज आई सेड कि इसकी तो तरदीद नहीं कर सकते ना, ये तो फैक्ट्स है। बट वो कितने क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और कितने लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, और क्या 17 साल में ये काफी है? मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि काफी है। 17 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और इसमें ऑब्वियसली अगर लोगों की जिंदगी बेहतर हुई होती, उनको नजर आ रही होती। एज आई सेड, क्योंकि कराची तो ऑब्वियसली अगर देखें ना, कोई भी हमारा सूबा है, उसका जो कैपिटल है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। तो कराची को आप क्या बता सकते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि 60 से 70% टैक्स कलेक्शन होता है, आपका सारा कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे बैठा हुआ है, आपके बड़े बड़े सेठ वहां पे बैठे हुए हैं, पैसा वहां पे इतना लगाते हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से लगता है कि वो एक ऐसा शहर है जो कि छोड़ दे मवाजना किसी और शहर के मुकाबले में। क्या आज का कराची पिछले 20 साल पहले की कराची से बेहतर है? अगर बेहतर है तो इसका मतलब लोग बड़े खुश होंगे, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि ना पानी, ना गैस, ना सड़कें, ना कोई और आपकी बेसिक फैसिलिटी, इवन जो क्राइम है, क्या वो पहले से 20 साल के मुकाबले में क्या उसमें कोई बेहतरी नजर आई है? तो इन तमाम चीजों में आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेहतरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है हेल्थ सेक्टर में, कुछ चीजें काबिल तारीफ है, एज आई सेड। बट आई थिंक एक चीज, एक सवाल ये वो भी तारीफ है जी। एक सवाल इस चीज के ऊपर कमेंट करें ना आबिर और मदद साहब, कि क्या ये जो आज पूरी एक्सरसाइज हुई है, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अब कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ रहा है? आई थिंक बढ़ रहा है। मैं देखें, अभी जब सोहेल, क्योंकि भट्टी साहब ने इससे कहा ना कि भट्टी साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ये फेल हुकूमत है, आगे कुछ नहीं कर सकते। देखिए, प्रेशर मैं आई टेल यू कैसे बढ़ा है। मेरी जब सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, 1-on-1 उनसे मुलाकात हुई, सबसे पहले उन्होंने क्या बात की थी? वो ऑब्वियसली इमरान खान और ये तमाम बातें तो हुई। उन्होंने कहा यार हमें परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स पीटीआई के अपने लोग बताते हैं जो पहले उनके जो टर्म में थे वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते रहे, उनके खुद लोग बैठ के बता रहे होते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने जलसा किया था, उनका जो पहला जलसा था केपी में, उसमें उन्होंने कहां से बात शुरू की थी कि हम केपी के अवाम को इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना हम डिलीवर करके देंगे। तो ये डिबेट में आना जरूरी है, और कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है जब आप मुआवजा कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सूबों का कि काम करके दिखाना है। और देखिए, इवेंचुअली आप नैरेटिव पे किसी और विक्टिम कार्ड पे कितना कोई पार्टी जो है वो सियासत कर लेगी, एक हद ही होगी ना, आखिर में तो आपने परफॉर्म करके दिखाना है।
हाँ, लेकिन ये भट्टी साहब वाली बात जो आज भट्टी साहब अभी बात की कि अगर कारकर्दगी पे होता तो शायद पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, अभी ये वो बात है जो पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं मानेगी, जाहिर सी बात है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम हर इलेक्शन में पिछले से ज्यादा वोट लेकर आ रहे होते हैं। उसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर चले आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है तो शायद एक फैक्टर ये भी है कि वहां पे कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप भी मौजूद नहीं है जो कि उनको आके कम्पीट कर सकती है। तो उसके तो बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एज ए सेड कि 17 साल में क्या आपने काम ज्यादा इतना किया है कि लोगों की जिंदगी बदल दी? मेरे ख्याल से अभी बहुत काम करना बाकी है, उतना काम नहीं किया जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने सिंध की पूरी शक्ल बदल दी, हालात बदल दिए। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। भट्टी साहब के बाल कहाँ सफेद हुए? भट्टी साहब के बाल सफेद होने से क्या ताल्लुक है सर इसका? भट्टी साहब ने कहा ना हमारे तो बाल सफेद हो गए। ओहो अच्छा, तो भट्टी साहब डाई करते होंगे। भट्टी साहब इसका जवाब खुद ही दिया। मज़र साहब आपके 2 पॉइंट्स, ये बड़ा पर्सनल मुझे महसूस हो रहा है मज़र साहब का कमेंट। भट्टी साहब ये जैसे बिलावल साहब आज कारकर्दगी की बात दिखा के कुछ और कहना चाह रहे थे ना, जैसे आप लोगों ने कहा मकसद, मज़र साहब की बात में मकसद कुछ और मुझे मालूम होता है। सर ये मैं पहुंच गया हूं इन तक, मैं इनको भी मशवरे दे रहा हूं लेकिन मान नहीं रहे। अच्छा शेख जी, दो पॉइंट्स पे अभी आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि परफॉर्मेंस का प्रेशर। नहीं प्लीज ना, खुदा के लिए मिक्स अप ना चीज़ों को करें। ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, ये 28वीं आईनी तरमीम का प्रेशर है। ये जो पैसे जा रहे हैं उनके कटौती का प्रेशर है। ये नए सूबे, अल्लाह करे किसी को कोई अकल आ जाए, हिदायत मिल जाए, कोई ये काम कर जाए, नए सूबे बन जाएं, ये नए सूबों का प्रेशर है। ये NFC अवार्ड में वाला प्रेशर है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में बड़ी तारीफें हो रही हैं। मुझे बताएं कि कोई कौन सा ऐसा आला है कि जो कुछ वो अदाद शुमार सामने लिखे हुए थे वो हकीकत हैं, और कौन सा वो आला है कि जो जहां जहां अस्पताल हैं वहां वो अस्पताल मौजूद। भट्टी साहब आला तो ये भी नहीं है ना उनको रिफ्यूट करने के लिए, माजरत के साथ आला तो रिफ्यूट करने के लिए भी नहीं है इस वक्त आपके पास भी। ट्रांसलेट करें क्या सर, मतलब इनके खिलाफ, यानी आपके पास अगर कोई इसके खिलाफ अदादोशुमार है तो वो बता दे सर, वो भी नहीं है। भट्टी साहब ऐसे अस्पताल हैं जहां, और अच्छे अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए हम बिल्कुल। मैडम शेख, मेरे पास एक आला है। क्या? मेरे पास एक आला है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो साहबा, जरदारी साहब सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं, मरियम नवाज साहबा मरियम नवाज क्लिनिक पे और शहबाज शरीफ साहब और वालिद साहब के साथ करें तो मैं मान जाऊंगा। इनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़े, ये हमारे से पानी पिए, ये हमारे ये क्या पैमाना है वैसे ये सरकारी सहूलियात करने का? पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये बिलीव मी, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये जो सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? क्योंकि ये कब सड़कों पे इतना चलते हैं। इनकी सड़कें, इनके घरों को देखें, हमारे घरों से कटे हुए, इनके आगे जो वो सड़क होती है फिट होती है। पॉपुलर बात करने के लिए तो अच्छा है, बट ये मज़र साहब और शहजाद साहब भी मेरे घर में भी टैंकर से पानी है क्या? देखिए मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है और बिलावल हाउस में भी टैंकर से पानी आता है, और रोज आप अंदाजा करें, ये सबसे बड़ा। और मज़र साहब के घर रोज पानी बारिश का घुस जाता है, रोज तस्वीरें शेयर करते हैं। आपके मैडम शेख घर के आगे कश्ती चल रही थी, तो ये हमें पता नहीं कौन सी कहानियां सुनाते हैं। बहरहाल जी, आपके घर के आगे समंदर है, बेहतर है, कश्ती चल रही है वहां पर। नहीं वो लेकिन नहीं, देखिए भट्टी साहब, मतलब मैं हेल्थ बाकी चीज़ों पे एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने फिर कहा एक हॉस्पिटल है जिसकी, एक हॉस्पिटल है जो अभी आपने जिसका जिक्र किया। नहीं भट्टी साहब, एक हॉस्पिटल नहीं है। भट्टी साहब, एक हॉस्पिटल नहीं है। देखिए उसका मैंने सुन, मैं सबकी बात कंप्लीट कर लें फिर आप जवाब दीजिए। देखिए जो हार्ट का हॉस्पिटल है NICVD, वहाँ और बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। ज़ाहिर है हार्ट के पेशेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं। 2 चीज़ें की हैं उन्होंने, एक तो वहाँ मुफ्त भी है NICVD, हाँ, दूसरे उन्होंने मोबाइल वैन्स कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको इमीडिएटली कोई हार्ट का वो होता है तो आप उस मोबाइल वैन पे चले जाएं, वो आपको चेक करते हैं कि आपका इतना सीरियस मसला है कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या वो वहीं इलाज कर देते हैं। अब बज़ाहिर ये चीज़ें एक छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर कराची का आप देखें कि एक जगह से अगर आने में कोई घंटा लग जाता है, तो अगर वहीं एक मोबाइल वैन खड़ी हुई है और उस मोबाइल वैन में जाके आप फौरी तौर पर अपना चेकअप करा लेते हैं उसमें, तो ये छोटी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन ये हैं, इससे बेहतरी आई है। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह मैंने नाम भी लिए,
उन हॉस्पिटल में लाखों लोग रोजाना आते हैं, उन्हें जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं है। आपके लिए, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ा है इस वक्त हुकूमतों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है और बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए माजी के मुकाबले? जैसे मकामी हुकूमतों का है, 18वीं तरमीम की जब बात की जाती है तो 18वीं तरमीम बिल्कुल रोल बैक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम पे अमल भी तो होना चाहिए। जो उसमें लिखा है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्यों नहीं होती लोकल गवर्नमेंट तक? ये इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना सर। वो तो फिर सूबाई हुकूमत को भी पूछना चाहिए ना कि उन्होंने, यही सूबाई हुकूमतों से पूछ रहे हैं, सूबाई हुकूमतों को इससे ही पूछना चाहिए। भट्टी साहब नहीं मानते ना, कहते हैं कि नहीं कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ा। भट्टी साहब प्लीज क्लोजिंग आर्गुमेंट। क्या मैडम शेख उर्दू में क्या कहा आपने? भट्टी साहब इख्तितामी अपना खिताब कीजिएगा प्लीज। कलमात। अच्छा, शुक्रिया। कलमात का खिताब करते हैं भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत शरीफ आदमी थे, अच्छे इंसान थे, मखदूम अमीन फ़हीम साहब। अच्छा। आखिरी दिनों में मैंने वो भी दुबई हॉस्पिटल में थे। जरदारी साहब का जब भी चेकअप होता है दुबई अस्पतालों में होता है, इनके खांसी नज़ले ज़ुकाम बाहर होते हैं, तो क्या कौन से अस्पताल, क्या हम इंसान या ये इंसान नहीं है, या हम नहीं हैं? अगर आप सियासत में नहीं है, आप पब्लिक ऑफिस ओहदा नहीं रखते, तो आप, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप लंदन इलाज करवा लें। लेकिन जहाँ जमहूरियत की जीम भी है मैडम शेख, वहाँ कोई अगर वजीर जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चा दाखिल करवा ले तो उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। वो भी उसी अस्पताल में आता है जिसमें बरतानिया का वजीर आज़म, जिसमें बाकी लोग जाते हैं। तो ये क्या, कौन लोग हैं जो हमारे लिए यूरोप के अस्पताल बना के आप यूरोप चले जाते हैं? ये सारी कहानियां हैं मैडम शेख। वैसे मैं ऑनेस्टली, क्योंकि भट्टी साहब तीसरी दफा कह रहे हैं, मज़हर साहब, शहजाद साहब, क्या ये सिर्फ एक आइडियल बात है, ये पॉपुलर बात है, या वाकई में ये नहीं? देखिए, ये आइडियल बात नहीं है। अच्छा। लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है। आप ट्रेन में सफर करेंगे तो लोग इनकरेज होंगे। ओके। आप बसों में ट्रैवल करेंगे तो लोग इनकरेज होंगे, लोगों का हौसला होता है, लोग अपने आप को रिलेट करते हैं हुक्मरानों से। ये हमारे हुक्मरान अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं इन चीजों से। ठीक। इन चीजों से तो ये मैटर करती है। शहजाद साहब। अच्छा, मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज यहाँ पे नहीं है तो अलग बात है। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक आपका डॉक्टर है जो सालों साल से आपका इलाज कर रहा है तो समझ आती है, आप आ जाए। लेकिन अगर हुक्मरान ये दावे करते हैं कि हाँ, हमने ये स्टेट ऑफ दी आर्ट हॉस्पिटल बनाया जिसको आप दुनिया से कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपका भी इलाज वहीं पे होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सेंस करती है। अभी आपने देखा था कि पंजाब में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राणा सिकंदर साहब, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो लोगों ने तो बड़ी हैरत का इज़हार किया कि ये मिनिस्टर कोई कैसे कर सकता है? मिनिस्टर भी है, पैसा भी है आपके पास, आप ये कैसे कर सकते हैं? तो वो हैरत का इज़हार इसीलिए किया क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे सरकारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खस्ता हालत में है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। और जब कोई वजीर अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डालता है तो उसकी वाहवाही भी होती है, लोग हैरानी का भी इज़हार करते हैं क्योंकि उसकी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां पे नहीं फराहम होगी। लेकिन आपकी एक इंटेंट नजर आती है कि अगर आप अपने बच्चों को भी दूसरे बच्चों के बराबर समझते हैं तो फिर आप डालें वहां पे और आप बताएं कि हम सरकारी एजुकेशन सिस्टम का भी स्टैंडर्ड इतना बेहतर करेंगे कि उसमें मेरा बच्चा भी जाएगा और दूसरे का बच्चा भी वहां पे जाएगा। तो ये एक तरीका तो हो सकता है बिल्कुल देखने का इसको। ठीक है जी, इसी के साथ हम तस्दीक पर राय बटी हुई है। मज़हर साहब और शहजाद इकबाल साहब ये कहते हैं कि अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से आवाम तक समरात नहीं पहुँच रहे जो दावे वादे हैं, लेकिन फिर भी कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ा है हुकूमत के ऊपर और बढ़ना भी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होगी। भट्टी साहब बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे, कह रहे हैं हुकूमत जो सिंध की है ना उन्होंने पहले कुछ किया है और ना अब कुछ कर रहे हैं, और ये जो आज सारे अदाद-ओ-शुमार दिखाएं ये कागजी कार्रवाई है। विल लेट यू बी द जज ऑफ इट। सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा आपको किसकी राय में ज़्यादा वजन लगा। हमारे पैनल की अक्सरियत तो आपने देख लिया है किस तरफ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते, फिर जो आपने सवाल भेजे हुए उनको एड्रेस करेंगे। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में 100 से बढ़कर 98 हो गई है, यानी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की दर्जाबंदी में। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बेहतरी पाकिस्तान की आलमी साख में किसी हकीकी तब्दीली की अलामत है? हमारा है इस वक्त पासपोर्ट 98 नंबर पर जी, इराक है 99 पर, शाम है 100 पर और अफ़गानिस्तान है 101 पर। तो मतलब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा।
और अगर हम इराक़ से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, शाम से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से आगे आकर खुश होना चाहते हैं और इसको अपनी साख गर्दानते हैं, तो आपको मुबारक हो। ये साख, ये साख जो है ये हर जगह पर ये मौजूद है। मुल्क के अंदर भी झंडे गड़े हुए हैं हमारी साख के और बाहर भी। आप अंदाज़ा करें कि अभी वो जो एक कायमा कमेटी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने कोई पता नहीं इतने लोगों को डिपोर्ट किया, इतने भिखारियों को रोका 50,000 के 60,000, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। कोई 3-4 दर्जा चार दर्जे उन्होंने कहा। तो मैं सोच रहा था कि अगले 5 साल में ना ये कम से कम कोई 5-6 लाख रोक लेंगे तो फिर हमारा पासपोर्ट नंबर 1 पे आ जाएगा उस हिसाब से जितने उन्होंने बंदे रोके थे। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और अब मैं क्या इस पे खुश हूँ कि हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया का एटमी वाहिद इस्लामी मुल्क, एटमी कुव्वत, सब कुछ हमारे पास है। लीडरशिप नहीं है, हाँ अल्लाह के फजल से वो 30-35 साल से नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में, और हम अफगानिस्तान, शाम और इराक से आगे होकर कहते हैं कि साख बेहतर हो गई है। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है इसलिए बैठकर सलूट इस साख को। तो भट्टी साहब, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है हैंडली की, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो दर्जाबंदी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या क्या क्या देखा जाता है एक मुल्क की दर्जाबंदी के? मुझे पता था, अच्छा मुझे ये वाकई पता था कि आपने मुझे फंसाना है, तो लिहाजा मैं इससे पहले पढ़ के आया था। जबरदस्त। पता था कि मैं काफी अरसे बाद छुट्टियों पे आया। आपको याद है एक मरतबा मंशूर पे मैं फंस गया था। आज आपने उस मंशूर का हवाला भी दिया, तो फिर बता दे भट्टी साहब क्या पढ़ के आए हैं आप, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो मैडम शेख होता है कि कितने मुल्कों में बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं। हमारा मेरे ख्याल से 30-31 है, और जो नंबर 1 है सिंगापुर का, वो 192 मुल्क है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कितने मुल्कों में ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल सकता है। तीसरा आपके पासपोर्ट पे है कि अब आप अंदाज़ा करें, मैं फिर मुझे यानी मैं हैरान हो गया हूँ। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क 24 शहर उसने कहा कि आपके भिखारी हैं। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क उसने कहा यार आप हज और उम्रों पर तो ना फ़कीर भेजो। हमारे यानी 3-3 लाख के बैकलॉग लगे हुए उन मुल्कों में जिन मुल्कों में हम फ्री वीज़े पे जाया करते थे। मैं एग्जैक्टली आपको ये कर लगी थी। तो भट्टी साहब, फिर तो ये प्रूव हो गया ना कि वो जो कायमा कमेटी में ब्रीफिंग दी थी, अगर आप ये बड़ा एक लेजिट इशू है आपके वहाँ पर जाके गदागिरी का, अगर इसके ऊपर काबू पाते हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा आपकी दर्जाबंदी में? नहीं मैडम शेख, पासपोर्ट की दर्जाबंदी में फर्क नहीं पड़ता। पासपोर्ट तो है कि कितने मुल्कों में बगैर वीज़ा, नहीं कितने मुल्कों में वीज़ा के बगैर आप जा सकते हैं, कितने मुल्कों में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। ये अगर इस तरह फर्क पड़ता होता तो मजीद फैक्टर्स भी हैं सर। होंगे 10 लाख अगर आप इसको रोक लें, 10 लाख फकीरों को या 10 लाख उन मशकूक लोगों को मुबैना तौर पर, तो फिर तो हम सिंगापुर को नंबर 1 सिंगापुर तो फिर हमारी जगह पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये 2 फैक्टर्स नहीं। अब बाकी भी बता रहे थे, मेरा ख्याल है वो चैट GPT वहीं पे रुक गया, आगे नहीं सर्च की उसने। चलो भट्टी साहब, जोक्स अपार्ट मुतअद्दिद फैक्टर्स होते हैं भट्टी साहब, बट आपकी पे सर भट्टी साहब कहते हैं कि बिल्कुल कोई हकीकी इससे पाकिस्तान की साख में या पासपोर्ट की इज्जत में कोई तब्दीली नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। मज़े साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ है कि तमाम रास्ते बंद होने के बाद पार्टी अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रही है, लेकिन अलीमा खान का कहना है कि 8 फरवरी की कॉल इमरान खान की नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है। PTI की इस मौजूदा सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल क्या? देखिए, यही PTI का सबसे बड़ा इशू यही है कि एक लीडर कोई बात करता है, दूसरा कोई बात करता है। अब फिर ये जब अलीमा खान की बात होती है तो ये कहा जाता है वो बहन है, और वो सिर्फ तो बहन है तो फिर सियासी बयानात क्यों देती हैं? अगर सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है, अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट क्यों किया जाता है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अगर कॉल दी है तो PTI उसका हिस्सा है, उस इत्तेहाद का, तो PTI उस कॉल को इंडोर्स करती है ना। तो ये कहना है कि इमरान खान ने कॉल नहीं दी है, तो इमरान खान ने अचकज़ई को ये पावर दी है कि आप कॉल दे सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं।
ठीक। और दूसरे सलमान राजा साहब ने जो बात की है, चीज़ ये कि अब जैसे कुछ चीज़ें, अब अगर अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाता है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बना दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये कि 8 फरवरी की कॉल को क्या होता है, 8 फरवरी को किस तरह की कॉल दी जाती है। ये सिर्फ एहतजाज की कॉल दी जाती है, पहिया जाम की कॉल दी जाती है, जलसे जुलूस की कॉल दी जाती है, लेकिन बहरहाल 8 फरवरी उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 8 फरवरी को उनके बकौल उनका मैंडेट छीना गया था, तो उस पर वो एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज का राइट तो है, तो एहतजाज होना चाहिए, उसके ऊपर वो करना चाहिए। किस तरह का एहतजाज करेंगे ये हमने देखना है। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पे जब ये अलीमा ख़ान या इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, तो इससे पीटीआई खुद डैमेज होती है, अपने आप को खुद डैमेज करती है पीटीआई। तो पीटीआई में इस हवाले से क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। बाकी सलमान राजा साहब का ये दावा है, तो उस दावे के दलील में जब चीज़ें होंगी तो हमें नज़र आ जाएंगी कि 8 फरवरी को या इवन अदरवाइज़ पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो अपनी मूवमेंट चलाती है तो किस तरह चलाती है, ये देखना है, भी बाकी है। थैंक यू महल साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपसे मईशत से मुतालिक सवाल है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का बार बार IMF के पास जाना किसी साजिश या वक्ती मसले की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमज़ोर मईशत का नतीजा है। इसी सोच के तहत हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा पेश किया है। आपकी इस पर राय क्या है? जी, जाहिर सी बात है, 24-25 मरतबा हम जा चुके हैं और ज्यादातर प्रोग्राम हमने फिनिश भी नहीं किए, हमें बीच में ही छोड़ने पड़े, तो ये हमारे ही कसूर है। और आप देखें, मैं भी 20 साल से ऑलमोस्ट ये कवर कर रहा हूँ इकोनॉमी। जो मसाइल 20 साल पहले थे आज भी वही हैं। उस वक्त भी हम ये बैठ के बात करते थे कि ये प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इसमें अरबों रुपए के नुकसान आते हैं, इनको प्राइवेटाइज करें या तो इनको फिक्स करें। आज भी वही मसला है। एनर्जी के मसाइल पहले हमारे थे, पहले लोड शेडिंग थी, अब एनर्जी महंगी इतनी हो गई है कि वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री और मईशत चलाने के लिए रेट बहुत ज्यादा है। ये इतने डेकेड से इशू चलता हुआ आ रहा है। फिर वही हमारा टैक्स टू जीडीपी 10% पे है ना, हम बेस बढ़ा सकते हैं, हर साल बात करते हैं। तो जब हम ये रिफॉर्म्स करेंगे नहीं, जो कि ऑब्वियसली जब भी आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं आप भी यही बातें सुनते होंगे कि ये 4-5 बड़े बड़े काम है जो हमने कर रहे हैं, हम ये करेंगे ही नहीं, तो हमारा रिलायंस तो फिर IMF पे रहेगा ना। तो हम में से तो किसी ने नहीं कहा कि ये IMF की कोई साजिश है जिसकी वजह से हम उसमें फंसे हुए। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ IMF देन वी हैव टू फिक्स आवर होम, और उसमें हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई सोचता है तो वो इसहाक डार साहब ने 2 साल पहले इस तरह की हिंट दी थी कि किसी साजिश की वजह से हमें IMF का कर्जा नहीं मिल रहा, फिर उन्होंने गुस्से में कह दिया था शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि IMF आता है तो आए, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है उनकी। तो वो उन्हीं से पूछे, पर वो साजिशी बातें तो वही कर रहे थे कि शायद उस वक्त IMF को जानबूझ के इसहाक डार साहब की वजह से कर्जा नहीं दे रहा था पाकिस्तान को, या किस्त रोक के रखी हुई थी उन्होंने। IMF की ऑब्वियसली एक आपको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, उसकी भी कुछ डिमांड्स होंगी कि आपने ये करना है इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बार बार जाते रहेंगे। और इस दफा हुकूमत को दोबारा दावा है कि ये आखिरी मर्तबा IMF में गए, आप भी, मैं यहीं पे हूँ, मैं भी यहीं पे, देख लेते हैं, लेट्स सी। अच्छा, वैसे हमने 2-4 दिन पहले वजीर दिफा का बयान भी सुना जिसमें वो कहते हैं कि JF-17 थंडर्स हम बेचेंगे तो इतने हम वो कर सकते हैं कि IMF के कर्जे से बाहर निकल आए। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे होता है? हुकूमती सतह पे ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरे ख्याल से मैंने रॉयटर्स की, ब्लूमबर्ग की, मुख्तलिफ जो जरीदे उनकी खबर तो देखी है, मैंने अपनी हुकूमत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना है इस पर। क्या ये डील्स फाइनलाइज हो चुकी हैं या इनिशियल स्टेजेस पर हैं? मेरी इत्तलात के मुताबिक ज्यादातर इनिशियल स्टेजेस पर हैं, कोई कंक्लूड नहीं हुई है। डील्स हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट इसमें तो हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी दिखानी है ना। आप बताइए कि आपने कितने JF-17 किन किन ममालिक को भेजे हैं, आपकी जो डील है, आर्म्स की डील है या जेट्स की डील है, वो कितने बिलियन की है, ताकि हम भी फिर एक फोरकास्टिंग कर सके अपने तौर पे भी कि कितने बिलियन डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में आने हैं। और अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल से नथिंग लाइक इट। अगर हमारे ये इस वक्त एक एडवांटेज है कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो दुनिया भर में चाहिए, उनको जरूरत है, तो हम बिल्कुल अपने एक्सपोर्ट्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो फिर हुकूमत ने बताना है ना, इस पे कोई, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इस पे लेकर आए और बताइए कि क्या डील्स हो रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे डील्स की जिनकी हम बातें सुन रहे हैं वो ऑनगोइंग है, कंक्लूड नहीं हुई है, और होंगी तो आई एम श्योर हुकूमत उस पर ब्रीफ करेगी हमें। अच्छा, क्योंकि हम इस टॉपिक पे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कुछ दिनों पहले की भी रिपोर्ट है, आज दोबारा इसको शायद लिखा गया है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कमी आ रही है, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम एहसन इकबाल साहब टाइप लोग जिनका बयान सुनते हैं कि नहीं, उड़ान पाकिस्तान के तहत अब सब कुछ अच्छा है, हम ग्रोथ फेज़ में एंटर हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है शहजाद साहब? नंबर्स क्यों नहीं ऐड कर रहे जो दावे वादे हैं उनके मुताबिक?
अब दोबारा एक ये इन्होंने कहा उड़ान पाकिस्तान के तहत हम $60 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे विद इन 2-3 इयर्स। आई थिंक IMF कहता है कि नहीं, आप $45 बिलियन तक लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। तो वंस अगेन हमारे टारगेट्स भी अनरियलिस्टिक हैं और हम बताएं ना कि किस तरीके से करेंगे। इस वक्त इंडस्ट्री ये कह रही है कि चलें ठीक है, लोकल तो सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ है, कुछ कंजम्पशन आ रही है, बट एक्सपोर्ट में तो हम नहीं कम्पीट कर पा रहे क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, हमारे टैक्सेस ज्यादा है। इस तरह तो हम नहीं कम्पीट कर सकेंगे, इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा है, तो हाउ डू वी कम्पीट। मैं आपको बताता हूँ 2013 का मंशूर PMLN का, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने वाले थे, मंशूर में था कि $100 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी। फिर 2014 में उन्होंने दोहराया $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स होंगी। आपको ये यकीन नहीं आएगा कि उन 5 सालों में जो पीपल्स पार्टी एक्सपोर्ट्स छोड़ के गई थी ना, हमारी एक्सपोर्ट्स उसी लेवल पे थी, एग्जैक्ट उसी लेवल पे थी, क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों में नून लीग की हुकूमत में हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे थे $3 से $4 बिलियन। फिर बाय द टाइम उन्होंने अपना 5 साल का टर्म मुकम्मल किया तो एक्सपोर्ट्स आपके वहां पे छोड़ के गए थे जहां पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी $24-25 बिलियन पे। तो उससे आप अंदाजा लगा ले कि नंबर्स देना, टारगेट्स देना, 2030 विजन, उड़ान पाकिस्तान, ये नाम फैंसी कोई भी रख सकता है, लेकिन इस पर अमल कितना होता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा और खासकर हमारे जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है उसके नीचे हमारे तज्जियाकारों के लिए इसी तरह से सवाल भेजते रहें। हम आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।